अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10। मतलब अब हम फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर नंबर 10 के उनको जो है वो यहाँ पे डिस्कस, चैप्टर नंबर 1 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियसली हम लोग जो बात कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 1 की ही डिस्कशन थी, जिसमें हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। सो गाइज, आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ईसीएफ कंस्टिट्यूशन, नॉर्मल रेंजेस ऑफ ईसीएफ जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से आयंस हैं उनकी, फिर नॉन लीथल लिमिट जो होती हैं ईसीएफ कंस्टिट्यूशन की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मली ईसीएफ में जो भी आयंस हैं उनकी कंसिडरेशन के उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10 के वो ये हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गाइस के गाइटर ने एक बहुत अच्छा अच्छा चार्ट दिया है जिसमें उसने डिफरेंट जो है वो आयन की कंसिडरेशन बताई हैं। लाइक उसने ऑक्सीजन के बारे में बताया कि हमारी नॉर्मल जो ऑक्सीजन की वैल्यू होती है वो हमारे पास जो है वो 40 होती है। फिर उसके बाद नॉर्मल रेंज उसकी दी है 35 से 45 के दरमियान होती है। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेट उनकी वैल्यूज दी हैं जो कि नॉन लिथल कंस्ट्रक्शंस में है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की 40 है, उसकी भी 35 से 45 के दरमियान में, और 5 से 8 इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस है। इसी तरीके से सोडियम आयन की बताइए ईसीएफ के अंदर जो 142 हमारे पास। तो अब जो है वो सोडियम की कंसिडरेशन की हमें वैल्यू किस तरीके से दी है कि नॉर्मली 142 होती है हमारे पास सोडियम आयन की कंसिडरेशन नॉर्मल ईसीएफ के अंदर, और नॉर्मल रेंज क्या है 138 से 146 है। इस तरीके के एक्सट्रीम जो इसकी लेवल है जो कि नियर टू डेथ होती है लेकिन नॉन लीथल कंडीशन होती है, उस पर बंदा सर्वाइव कर सकता है। तो 1% जो है नॉर्मली सर्वाइव वो 115 से 175। इस तरीके से पोटेशियम आयन की दी गई है हमारे पास 4.2, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.8 से 5.0 के दरमियान हो सकती है, लेकिन इसकी नॉन लीथल कंडीशन क्या है 1.5 से 90। इस तरीके से कैल्शियम की हमें दी गई है 1.2, और नॉर्मल रेंज उसकी वही है 1.0 से 1.4 हमारे पास है। इस तरीके से इसकी नॉन लीथल जो कंडीशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो ज़्यादातर हमें याद करने वाली है वो हमारे पास ग्लूकोज की आप वैल्यूज याद कीजिएगा। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर जो दिया गया है 98.4 फ़ारेनहाइट, और फिर उसके बाद जो कंसनट्रेशन जो सेंटीग्रेड में भी इसकी वैल्यूज दी गई 37। इसके अलावा एसिड बेस नॉर्मल होती है 7.4। तो वो चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा जो नॉर्मल चार्ट था। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें चार्ट पर ही हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेथ की। यहाँ पे डेथ के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, चेंज इन पोटेशियम आयन और चेंज इन ग्लूकोज। अगर ये सारे चेंजेस एक सेम कंडीशन पे चले जाएं तो फिर हमारे पास चेंजिंग हो सकती हैं जो कि डेथ लीड कर सकती हैं। सो नॉर्मल जो वैल्यूज दी गई गाइटन की वो आप लोग पहले उस चार्ट को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो, ताकि फिर जब हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं उनको, अब ये जो सारी कॉजेज हैं डेथ की उनको हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में इनको डिस्कस किया गया है। सो गाइज, अब बात करते हैं हम चेंज इन बॉडी टेम्परेचर की। तो गाइज, बॉडी टेम्परेचर हम लोगों ने गाइटन के चार्ट पे पढ़ा कि नॉर्मल जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ 37 होता है। तो अगर 37 से में अगर 7 आप ऐड कर लें टेम्परेचर, तो अगर 37 से जो है वो नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में 98 से नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएगा, 11 फ़ारेनहाइट उसमें ऐड कर ले, तो अगर इन कंडीशन तक पहुंच जाएगा तो हमारे पास जो है वो कॉज डेथ हो जाती है, क्योंकि फिर इनकी मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती है हमारी सेल की, और सेल के फिर वो डेथ कॉज करवाती हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, बाई प्रोडक्ट्स वगैरह सब जो है हमारी बॉडी में हाई अमाउंट में बनेंगे और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से हाई फीवर में डेथ जो है वो कॉज हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी। सो एसिड बेस बैलेंस जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। फीवर के बाद हम जो बताते हैं वो पोटेशियम के आयंस की चेंजिंग्स हैं कि अगर किस तरीके से पोटेशियम आयन चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा। तो गाइस, जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो पर्सन जो है वो पैरालाइज की कंडीशन में चला जाता है। ये आप चैप्टर नंबर में डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिएगा कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जब जो है वो हमारे पास लो हो जाती है तो क्या होता है। अब पोटेशियम आयन जब हाई होगी, लो में बंदा जो है पैरालाइज हो रहा था क्योंकि नर्व्स की जो इम्बैलेंस थी वो इनेबिलिटी हो गई थी। अब यहाँ पे पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो हमारे जो हार्ट मसल्स हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक में पर्सन जो है वो चला जा सकता है। तो ये चीज़ को जब पोटेशियम हाई हुआ तो हार्ट मसल जो है वो डिप्रेस हो गए, और पोटेशियम जब लो हुआ तो हमारे पास जो है वो पर्सन पैरालाइज हो गया। अब जब हम कैल्शियम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कैल्शियम कंसंट्रेशन जैसे हमारी बॉडी में जो है वो लो होती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल जो है वो हायर अमाउंट पे उनकी जो है वो हायर एक्टिविटी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्योंकि वो नर्व जो हमारी इम्पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं CNS से, तो वो हमें जो है वो हमारे पास
टेटेनिक कंट्रक्शन करवाती हैं। अच्छा, आप पीएच की बात करते हैं तो पीएच नॉर्मल जो होती है हमारी बॉडी में 375 से 735 से 745 तक नॉर्मल रेंज होगी। अगर 735 से लो हुई तो इसमें वो एसिडिक पर्सन चला जाएगा, और अगर अबव हुई तो वो अल्कलोसिस में चला जाएगा। तो ये पीएच की रेगुलेशन पे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस ने चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ अभी ब्लड लो ग्लूकोज का बताया कि लो ग्लूकोज होगा तो सेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, डिजीनेस बंदा फील करेगा, और उसके बाद ना मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मतलब मेंटली वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको उसने जो है वो गाइडर ने थोड़ा सा भी सिर्फ यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश से सिर्फ एक मेंटल इरिटेबिलिटी बताई है कि ग्लूकोज लेवल में मेंटल इरिटेबिलिटी हो जाएगी। सो गाइस, ये सारा जो भी लेक्चर था ये बस आप गाइडर में एक छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल रेंजेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस पैराग्राफ को अगर आप लोग रीड कर लेंगे अच्छे से तो आई होप इस पीपीटी के बाद, इस लेक्चर के बाद वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को जो है वो गाइडर ने डिस्क्राइब किया है। बहुत ईजी था, सिर्फ जर्नल अभी पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, उनकी सिर्फ थोड़ी सी हमें जो है वो जर्नल ओवरव्यू दिया गया। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।